नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल हमने मुग़ल एम्पायर के कल्चरल एस्पेक्ट को समझने का प्रयास किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे मुग़ल पीरियड के संबंध में हमें सिर्फ उनके राजनीतिक इतिहास से मतलब नहीं होना चाहिए कि मुग़लों को सिर्फ एक विजेता के रूप में ना जाना जाए, ये काफ़ी नहीं होगा, उनके साथ अन्याय होगा ये। तो दरअसल उन्होंने जीवन के लगभग हर पहलुओं को छुआ है और उसको प्रभावित किया है और प्रभावित हुए भी हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बना रहा भारत। आगरा और जो बाद में शिफ्ट होती है राजधानी इनकी दिल्ली, हम देखते हैं कि मुगल सम्राट सिर्फ साम्राज्य विस्तार में ही व्यस्त नहीं हैं, दे ऑल्सो पैटर्नाइज्ड वेरियस काइंड ऑफ आर्ट्स, ओके, जिसमें पेंटिंग, म्यूज़िक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, ये सभी पहलू जो हमको देखने को मिलते हैं, इसमें एक चरम विकास देखने को मिलता है। शुरुआत जिसकी हो जानी चाहिए बाबर के समय से, लेकिन हम देखते हैं कि जब तक साम्राज्य पूरी तरीके से ढंग से स्थापित नहीं हो जाता, जो कि जाहिर सी बात है कि अकबर के समय से हुआ था, तब जाके ये सारे इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुए थे, ठीक, जिसमें पेंटिंग अपने चरम पर पहुंची जहांगीर के समय में, और अकबर के समय में तो लगभग सभी क्षेत्रों में विकास हमको देखने को मिला था। कैसे शाहजहां के समय में स्थापत्य कला अपने चरम पे पहुंच जाती है, एक प्रकार का स्वर्ण युग। इन सब मामलों में कई इतिहासकार इस बारे में बताते हैं हमको। लेकिन जैसा भी है, औरंगज़ेब का शासनकाल शुरू होता है 1657 से और लगभग 1707 तक, उसकी मृत्यु तक वो रहता है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी, जो संरक्षण अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में मिला हुआ था, उसमें अब हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है और इस प्रकार से मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है 1707 में। यहाँ तक की चर्चा हमारी हो गई थी। इस बीच एक पहलू और हमें समझना चाहिए कि जो औरंगज़ेब है उसका संबंध शिवाजी से कैसा है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिवल फिनोमेना मानी जाती है, राइज ऑफ मराठास। ठीक है, मराठों का उत्कर्ष एक मध्ययुगीन घटना मानी जाती है कई इतिहासकारों के शब्दों में। तो हमें इसको भी समझना चाहिए कि कैसे जो रिलेशन थे मुगलों और मराठों के बीच में वो स्थापित हुए और किस प्रकार से मराठों ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और हम आधुनिक युग में यानी कि 1707 के बाद देखेंगे कि कैसे मराठों ने मुगल के पतन का लाभ उठाने का प्रयास किया और उसके बाद अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने का सपना भी देखा, लेकिन वो लंबा सपना चल नहीं सका। और 1761 में कैसे मराठास अहमद शाह अब्दाली से हारते हैं तीसरे पानीपत के युद्ध में। ये सब हम मॉडर्न इंडिया वाले पार्ट में डेवलप होते हुए देखेंगे। तो मेडिवल इंडिया में शिवाजी और औरंगजेब के बीच के जो रिलेशंस थे उसको भी समझना होगा, लेकिन उसके लिए हमको मतलब कह सकते हैं कि जब विधिवत रूप से जब हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, तब हम उसको समझेंगे। तो आज हमें 1707 के बाद इतिहास को किस प्रकार से समझना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1707 के बाद भारत में शुरुआत होती है आधुनिक युग की। दरअसल 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब आधुनिक युग की शुरुआत होती नहीं है, ये तो इतिहासकारों ने बताया। जब इतिहास लिखा गया बाद में, तो उन्होंने इतिहास को 3 पार्ट में रखा। तो औरंगजेब की मृत्यु की डेट को एक सर्वोत्तम डेट मानी गई होगी कि चलो यहीं से मान लेते हैं कि आधुनिक युग की शुरुआत होती है। ठीक है, तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी आधुनिक काल की। ठीक, यानी कि इंडिया के मॉडर्न वाले पार्ट में हमको क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसको हम 2 बार में समझेंगे। पहली बात तो ये कि जो मॉडर्न पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसलिए चलेगा आपका 1707 से लेकर 1947 तक, यानी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता। यानी कि ये 240 साल का इतिहास है जो आपको पढ़ना होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है भाई। तो 1707 से लेकर 1947 के इतिहास को हम 2 पार्ट में बांटते हैं कुछ इस तरीके से कि एक तो चलेगा आपका 1707 से लेकर 1857, ठीक, और दूसरा चलेगा आपका 1857 से 1947। दोनों ही काल को हम आधुनिक काल कह रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, तो इसमें क्या घटना घटी होगी और इसमें क्या घटना घटी होगी, ये जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें जो घटनाएं घटी इन 150 सालों में, उसका सीधा इम्पैक्ट हमको यहाँ पर 90 सालों में देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि पहले हमें इस वाले पार्ट को समझ लेना चाहिए, तब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वो कौन सा बिंदु हम उठाए हैं जहाँ से इतिहास को समझना स्टार्ट किया जा सकता है, मॉडर्न मॉडर्न एरा वाला। जाहिर सी बात है कि हम 1707 को ही उठाएंगे, लेकिन 1707 से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे लिए दिक्कत ये होती है कि हम किस दिशा में जाएं। ठीक, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें एक छोटा सा बिंदु बनाना पड़ेगा और वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चलिए हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और इस रेफरेंस पॉइंट का नाम है 1707। इसको हमने क्या दे दिया नाम? 1707 नाम दे दिया है, दिख रहा होगा आपको। तो जो मैंने अभी बात कही कि हम किस दिशा में जाएं, तो अगर हम एक ही दिशा पकड़ लेते हैं ऐसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद वाली, तो हमारा सफ़र चलता है 1707 से लेकर और ये 1857 में आकर समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ मुगलों की बात करी और इस पूरे पीरियड को 1707 से लेकर 1857 के पीरियड को पोस्ट मुगल पीरियड कहा गया है। क्या कहा गया है? पोस्ट मुगल पीरियड, अर्थात उत्तरवर्ती मुगल काल। तो इस लाइन में जो हमने बनाई 1707 से लेकर 1857 के बीच में, इसमें हम क्या देख रहे हैं? मुगल काल का पतन होते हुए देख रहे हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से मुगल बादशाह थे। यहाँ से ही बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे तुरंत पूछ लिया जाए ना कि बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक के सभी शासकों का नाम बताइए क्रम से, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस स्थिति में होंगे कि उन सभी बादशाहों का नाम बता दें। ठीक, तो ये हमें जानना होगा कि इन मुगल बादशाहों के समय में क्या क्या गतिविधियां हो रही थी। तो एक तो हमको ये पढ़ना है इसी रेफरेंस पॉइंट से आगे बढ़ते हुए। तो अगर मॉडर्न इंडिया की शुरुआत आपको करनी है तो बेहतर तरीका यही है कि आप 1707 के बाद से उठा के उसको आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। पोस्ट मुगल पीरियड वाला अधिकतर किताबों में मॉडर्न इंडिया की शुरुआत यहीं से करी गई है। ठीक है, साधारण किताबों में शुरुआत यहीं से करी गई है और ठीक भी यही है क्योंकि समझने में आसानी होती है। अच्छा, तो मॉडर्न इंडिया में क्या सिर्फ यही गतिविधि हुई? क्या सिर्फ मुगलों का ही पतन हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें कई सारी ऐसी और धाराएं बनानी होंगी समझने के लिए कि और क्या क्या हो रहा था। तो हमें जिक्र मिलता है कि कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश होते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश होते हैं। इस धारा का नाम मैं रख लेता हूँ बंगाल। बंगाल आज़ाद हो गया, कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, मैं नवाब हूँ और मुझे नवाबी चाहिए, मैं स्वतंत्र रहना चाहूँगा। ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहा है मुर्शिद कुली खान। इसने 1722 में क्या किया? बंगाल को स्वतंत्र कर लिया और शासन करने लगा। अपने आप को उसने नवाब कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नवाबी चलती है 1721 से लेकर 1757 तक। हम देखेंगे कि कैसे प्लासी के युद्ध में हारते हैं। उसके बाद नवाब यहाँ पर बैठाए जा रहे थे कठपुतलियों की तरह और उठाया जा रहा था। अंतिम नवाब का उल्लेख मिलता है हमको मुबारक उद्दौला के नाम का, जो बंगाल का अंतिम नवाब था। तो 1757 तक जो मैंने यहाँ बात लिखी है उसका मतलब ये नहीं है कि 1757 में बंगाल के नवाब के नाम समाप्त हो जाते हैं, वो चलते रहेंगे किसी न किसी प्रकार से। 1757 इसलिए लिखा है क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था इसलिए, और बक्सर का युद्ध भी हुआ था 64 में, इसलिए इन सब चीज़ों को समझना है। काफ़ी जटिल मामला है ये कि कैसे अंग्रेजों ने इनको हराया और साम्राज्य विस्तार की जो गतिविधि है वो शुरू होती है यहाँ से। यहीं से हम क्या करेंगे कि एक धारा और उठाएंगे, लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं यहाँ से नहीं उठा सकता इसको। मुझे थोड़ी देर साथ में चलने देना चाहिए यहाँ तक 1721 तक, और तब इसको अलग करना चाहिए। इसको आप ऐसे समझिएगा। एक का नाम हम लिख लेते हैं अवध। अवध भी कहता है कि भैया मैं भी नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, मैं भी आज़ाद हूँ, मैं भी नवाब कहलाऊँगा। किसका? अवध का। तो अवध अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, अपने आप को नवाब कहता है। बाद में अंग्रेज एक एक करके सबको हराएंगे भी। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो डोमिनेटिंग फीचर वो यही है
कि हाउ ब्रिटिश डिफीटेड ऑल दीज रीजनल रूलर्स, जो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझ रहे हैं, अंग्रेजों के सामने इनकी कुछ भी नहीं चली, और ये सब एक एक करके या तो हारे हैं, या तो इनका राज्य हड़प लिया गया है, या इनको बाद में मित्र बनाकर इनसे मित्रता निभवाई गई है। इसी तरीके से नाम आना चाहिए मैसूर का, है ना, इसी तरीके से नाम आना चाहिए मराठाओं का, ठीक है, इसी तरीके से नाम आना चाहिए पंजाब का, इसी तरीके से नाम आना चाहिए राजपूतानाओं का। कौन थे ये लोग? ये सब अपने आप को राजा समझ रहे थे। अरे हाँ, एक नाम तो मैं भूल ही गया, मैसूर। मैसूर वॉज ऑल्सो वन ऑफ द माइटी रीजनल रूलर, जिसने ब्रिटिश को काफ़ी हद तक चैलेंज किया, और हम कह सकते हैं कि नाक में दम बजा के रखा हैदर अली और टीपू सुल्तान उसके पुत्र ने। तो ये जितनी भी धाराएं आपको अलग अलग दिशाओं में बहती हुई जा रही हैं, ये चीज़ मॉडर्न इंडिया को थोड़ा सा टिपिकल बनाती है, क्योंकि हमें सिर्फ मॉडर्न इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश के बारे में नहीं पढ़ना है, इन सब के बारे में पढ़ना है। मुगलों का पतन होते हुए देखना है, मैसूर को इंडिपेंडेंट होते हुए देखना है, हैदर अली कैसे बना, और कैसे ब्रिटिश और मैसूर के बीच में 4 एंग्लो मैसूर युद्ध का उल्लेख है, उसको पढ़ना है, कि कैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर में सहायक संधि को थोपना चाहा, टीपू सुल्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, नतीजा ये हुआ कि चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और युद्ध में वो मारा गया। अंततः मैसूर में वहाँ के किसी लोकल राजा को बैठा दिया गया और सहायक संधि थोप दी गई। तो इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य जरूरी नहीं है कि सिर्फ युद्ध करके ही उसका विस्तार हो रहा हो, संधियाँ भी थोपी जाती हैं और राजाओं को एक्सेप्ट करना पड़ता है अगर वो ब्रिटिश का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है तो। दैट एग्जैक्टली हैपेंड। सेम अप्लाइज टू अवध। कुछ समय तक बड़े मज़े से, काफ़ी दिनों तक इनकी मित्रता चलती रही अंग्रेज़ों से, पूरा फ़र्ज़ निभाया मित्रों वाला, और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि चल अब तो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जा, बहुत हो चुका। तो एक एक करके हमें देखना है कि कैसे अंग्रेज़ों ने इन सबको हराया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है ये। पोस्ट मुगल पीरियड में हम देखेंगे कैसे मुगल काल का पूरा पतन होता है। जो मुगल साम्राज्य पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, उसका आकार छोटा होता चला जाएगा, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल लाल किले के आसपास वो होते हुए दिखाई देगा आपको मॉडर्न इंडिया में। और कैसे ब्रिटिश साम्राज्य जो छोटा सा था वो कितना बड़ा हो जाएगा। तो 2 थिंग्स हैपन एट सेम टाइम इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज इन मॉडर्न इंडिया। तो एक पक्ष तो ये है, भारतीय शासक, एक नहीं कई हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पक्ष देखते हैं। ये बात हो रही है 1707 से 1857 के बीच की, ठीक, सिर्फ उसी के बीच की बात हो रही है, उसको आप समझिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी, जो सबसे अधिक डोमिनेटिंग फीचर है मॉडर्न इंडिया का, उसका नाम है ब्रिटिश, या मुझे कह देना चाहिए यूरोपियन कंपनीज। एक टाइम था जब यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन बिल्कुल सेट था, आता ही था हर साल, कि निम्नलिखित जो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ है उनको क्रम में लगाएं। पता नहीं क्यों हर साल ये क्वेश्चन आता ही था, कितने सालों तक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। सबसे पहले कौन आया, सबसे लास्ट में कौन आया, कौन सी फैक्ट्री कहाँ लगाई, वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में भी आपको जानना होगा। तो जो बिंदु मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था 1707 वाला, और उसके आगे हम बढ़ गए थे सीधे सीधे यहीं से, और हमने कहा था कि मुगल काल का पतन हो रहा है। लेकिन जब हम यूरोपियंस के बारे में पढ़ते हैं तो इसी बिंदु से हमको थोड़ा पीछे और खिसकना पड़ता है, ठीक, क्योंकि यूरोपियन कंपनी का जो आगमन है वो 1707 से बहुत पहले हो चुका था। इनफैक्ट शुरुआत हो गई थी 1600 से। चार्टर के जरिए एक कंपनी बनाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसको भारत के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति दी गई 15 साल के लिए, व्यापार करने के लिए। तो व्यापारियों के रूप में भी इनके इतिहास को हमको समझना होगा, जिसकी शुरुआत हो जाती है 1600 से, कि कैसे कंपनी बनी, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, कितने साल के लिए बनी, और कितने साल तक, फिर कितने साल बाद इसकी मियाद बढ़ती चली गई। तो हम देखेंगे कि 1600 से लेकर 1707 तक तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडर्स थे, ये सारे के सारे क्या थे, ट्रेडर्स थे। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो हमको पता चलता है कि यूरोपियन कंपनी जो इंडिया में आई उसमें ब्रिटिश सबसे पहले नहीं थे, ये तो काफ़ी बाद में आए।
सबसे पहला नाम मिलता है आपको पुर्तगालियों का, पोर्टुगीज नाम आ जाएगा, पोर्टुगल, इसको पढ़ेंगे, ब्रिटेन को पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन थे, क्यों आए थे, क्या कर रहे थे, पर्पस क्या था। पर्पस व्यापार था और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। मुनाफा कमाना ही हमेशा पर्पस रहा है कंपनियों का। ठीक है, डैनिश आए, फ्रांसीसी आए। तो इंडिया क्या है? इंडिया एक थिएटर है। किस चीज़ का? व्यापारियों का एक मंच है जहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये सब भी इनके बारे में भी पढ़ना है हमको। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया में जिसकी शुरुआत हम 1707 से करते हैं, उसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हमको थोड़ा सा तीर और पीछे खींचना पड़ेगा और पहुंचेंगे हम 1498 में। और वहां से उठाएंगे किसको? पोर्टुगीज को, उनकी एक्टिविटीज़ को, अंग्रेजों को, उनकी एक्टिविटीज़ को, व्यापारियों के रूप में कैसे कैसे इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी और किस प्रकार से मुनाफा कमाते थे। और जो भी रॉ मटेरियल इंडिया से मिलता था उसको बेचते थे यूरोप के बाज़ारों में। यूरोप के बाज़ार में ये लोग बहुत मुनाफा कमाते थे। बाकी भी इससे काफ़ी लोग एनकरेज हुए होंगे, जिसमें ब्रिटिश भी एनकरेज हुई थी। किससे? इन सब की एक्टिविटीज़ से, जो पहले से ही व्यापार कर रहे थे। समझ रहे हैं बात को? तो इन एक्टिविटीज़ से प्रभावित होकर अंग्रेज़ों ने भी अपनी नावें निकाली और निकल पड़े भैया कहाँ? व्यापार करने। और देखा यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति ऐसी है औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, ये आपस में ही लड़ मरने वाली हो रही है, तब जाके उन्होंने इसका राजनीतिक लाभ उठाया और भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति बने। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारी चीज़ें आपको मॉडर्न इंडिया के पहले पार्ट में समझनी होंगी। और इस सब के सब, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल समझ लीजिए कि हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जो कहने को तो हिस्ट्री है, लेकिन बिल्कुल हलचल मची रहती है इसमें। जब भी आप पढ़ेंगे ना, बिल्कुल हिलता हुआ नजर आएगा आपको ये। ऐसा मैं इसे कह रहा हूँ कि हिस्ट्री को जो सिर्फ एक रुके हुए पानी के रूप में समझता है, वो बहुत बड़ी गलती करता है। जरा एक रुके हुए पानी में जरा पत्थर तो डालिए एक बार, लहरें ना बन जाएं, मेरा नाम बदल दीजिएगा। एग्जैक्टली हिस्ट्री के साथ भी यही है। ऑल इज नॉट स्टैग्नेंट इन हिस्ट्री, इट कीप ऑन मूविंग। इसे ठीक ऐसे समझिए कि जैसे आज 2023 है। क्या है? 2023 है और मैं देख रहा हूं कोई पिक्चर बॉलीवुड की जो 1975 में बनी थी। किसी भी पिक्चर का नाम उठा लीजिए, चलिए शोले का नाम उठा लेते हैं। तो कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हें शोले पिक्चर कैसी लगी, तो मैं क्या कहूँगा? अच्छी लगी। वो ये नहीं पूछेगा कि ये पिक्चर कैसी थी, वो 2023 में भी यही पूछेगा कि ये कैसी पिक्चर है। यानी कि हम यही कहेंगे हिस्ट्री के बारे में कि बातें तो बीत चुकी हैं, लेकिन हम उसके बारे में यही कहेंगे कि ये भारत का ये इतिहास काल रहा। मॉडर्न इंडिया ऐसी है जो हमेशा बिल्कुल क्या रहती है, दिखने में लगती है कि बिल्कुल रुकी हुई है, लेकिन इसमें लहरें उत्पन्न की जा सकती हैं कंकड़ फेंकने में। इसीलिए शायद इसको हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है हिस्ट्री को, नहीं तो कोई मतलब नहीं था इस चीज़ का। और तो और इन सभी चीज़ों के साथ साथ हम एक चीज़ और होते हुए देखेंगे कि समाज में जो पुनर्जागरण की जो बयार बही है ना, 19th सेंचुरी में, जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन रॉय करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना करके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और अच्छी खासी जगह दी गई है इतिहास के पन्नों में इन सभी गतिविधियों को। ठीक कि पुनर्जागरण के काल में दो प्रकार के आंदोलन थे, पुनरुद्धार और सुधारवादी आंदोलन। ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, ये सुधारवादी आंदोलन का था, छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको। तो इन सब के बारे में भी आपको मॉडर्न इंडिया में ही पढ़ना है। संवैधानिक का जो संवैधानिक विकास भी आपको देखना होगा 1773 से लेकर 1947 तक का, वो भी इसी दौरान हो रहा है। तो कुछ चीज़ें साथ साथ चलेंगी। ठीक, तो अंग्रेजों ने शासन किया, कैसे प्रताड़ित किया भारतीयों को, कैसे पराजित किया, कैसे शोषण किया, कैसे भारत का रॉ मटेरियल इकट्ठा करके यूरोप के बाज़ारों में बेचकर यहाँ पर भुखमरी की स्थिति पैदा कर दी और अपना लाभ कमाया।
नतीजा इसका ये हुआ कि 1857 की क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति जो थी वो एक आई ओपनर थी, अर्थात एक आंख खोल देने वाली घटना थी अंग्रेज़ों के लिए। और उन्होंने शासन करने के तरीकों में बदलाव किए और गवर्नर जनरल की पावर को कम किया और इसको वाइसरॉय कहा जाने लगा, और बिल्कुल कह सकते हैं कि सतर्क रहते हुए उन्होंने शासन करना शुरू किया। 1857 के बाद हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजों की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, उसके बाद भी उन्होंने 90 साल शासन किया, 1947 तक। तो इस दूसरे पार्ट में हम इसको समझेंगे कि 1857 से लेकर 1947 के बीच में क्या क्या गतिविधियां रही ब्रिटिश की। तो 1857 के बाद जो प्योरली हम देखते हैं ये ब्रिटिश एरा हो जाता है, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा ये ब्रिटिश एरा। और 1857 से पहले ये सारी गतिविधियां देखने की मिलेंगी आपको। दोनों में बहुत ज़्यादा मैटर है पढ़ने के लिए, और इसमें समय लगता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा मिजाज डेवलप करना पड़ता है हिस्ट्री को समझने के लिए, एक टाइम टेकिंग चीज़ है ना। तो स्टूडेंट्स के पास टाइम के सिवा कुछ नहीं है। आप 1-2 साल पूरा दीजिए सिविल सर्विस की तैयारी में, पीसीएस की तैयारी में, 100% निकलेगा। लोगों ने निकाला है, बस इतना ही सीखना है लोगों ने कि तुमने निकाला है तो हम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरव्यू सुनने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों की। आप अपनी तरीके से अपनी तैयारी करिए, अपनी रणनीति खुद बनाइए, ठीक है। तो ये रहा आज का छोटा सा लेक्चर मॉडर्न इंडिया के संबंध में, और मिलते हैं कल, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।